अस्सलाम वालेकुम जी। और अजहर की नजर में वेलकम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम सलाम। तो अजहर कैसे द वजह? बिग मैचअप जो हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे, न्यूजीलैंड इंडिया जो अनडिफीटेड टीम्स थी अभी तक, आई थिंक ओवरऑल सबको ख्याल यही था कि इफ एवरीथिंग वाज स्टेबल इंडिया वुड प्रॉब्ली कम आउट ऑन टॉप होम टीम एडवांटेज लेके। बट आज काफी डोमिनेंट रहे। नहीं, बिल्कुल डोमिनेंट रहे हैं, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड ने बहुत फाइट किया है। 20-30 रन शॉर्ट आई थिंक रहे हैं वो। और यू नो ऑब्वियसली इंडिया ने टॉस जो जीता उसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया, काफी लोग कह रहे थे कि शायद ये डिसीजन उनको बाद में इसकी नदामत हो, क्योंकि अगर नेदरलैंड्स ने यहाँ पे 245 डिफेंड किए थे अंडर लाइट्स, सो बट दे वेंट फॉर वो जो ड्यू फैक्टर है उसकी लिए वो गए उसके ऊपर। और आई थिंक ये सबसे पहले तो उनकी बॉलिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतनी अच्छी विकेट के ऊपर उन्होंने इनको 275 का जो टारगेट सिर्फ तक महदूद रखा, जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि 300 प्लस रहे, 300 प्लस हो जाएगा। उसमें शामी की बॉलिंग आई थिंक आउटस्टैंडिंग, जिस तरीके से डेथ ओवर बॉलिंग की है, 5 विकेट हासिल किए। कमिंग बैक इनटू द टीम, पहले मैचेस में उनको नहीं खिलाया, ऑब्वियसली उनकी अपनी स्ट्रेटजी है इंडिया की, वरना आई थिंक शामी जो है वो बाहर नहीं बैठते इस टीम में। लेकिन आज आए और उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, ना सिर्फ स्टार्ट में ऑब्वियसली नया बॉल उनको दिया नहीं, लेकिन पहले स्पेल में विकेट हासिल की, उसके बाद जब भी विकेट की जरूरत इंडिया को थी तो उन्होंने विकेट्स हासिल की, और स्पेशली डेथ में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त यॉर्कर कराए, बड़ी एक्यूरेसी के साथ कराए। तो आई थिंक वहाँ से जो है न्यूजीलैंड को जो 20 से 25 रन वहाँ पे। और आई थिंक डैरेन मिचेल और रचिन रविंद्रा की भी बात करेंगे। आई थिंक उनकी जो पार्टनरशिप थी उससे न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छी बेस बना ली थी। मिचेल ने 130 रन की आउटस्टैंडिंग नॉक खेली, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक टाइम पे आके उनसे ट्रिक मिस हो गया कि जब वो 100 के करीब थे, और साथ उनके जब रविंद्रा आउट हो गए थे तो वो मोमेंटम जो है वो कैरी ऑन नहीं कर सके, जिसकी वजह से आई थिंक कि इंडिया को वापस आने का मौका मिला मैच के अंदर। लेकिन इस पार्टनरशिप को ज़रूर दाद देनी पड़ेगी, अगेंस्ट अ क्वालिटी साइड उन्होंने ये पार्टनरशिप लगाई, अपनी टीम को अच्छी बेस दी। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि जो इसमें डैरेल मिचेल की अप्रोच थी वो, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन जो अप्रोच उन्होंने अपनाई वो थोड़ी-सी ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो पार्टनरशिप वो लगा रहे थे फिर ग्लेन फिलिप्स के साथ, वो बहुत स्लो हो गए। वो ना उनसे बाउंड्री लग रही थी, ना ये ट्राई कर रहे थे ज़्यादा। तो इन दी एंड क्या हुआ कि प्रेशर बिल्ड हुआ इनके ऊपर, और फिर एंड पे जब कोई मारने गया शॉट और विकेट्स गिरी। आई थिंक क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट फिर आप उनको मौका मिलेंगे वापस आने का, तो वो फिर इस तरह ही करेंगे। बिल्कुल। आई थिंक द रीड ऑफ कंडीशंस एज वेल एज, जैसे आपने बात की, बॉलिंग प्लान्स इतने वेल एक्सिक्यूटेड थे कि वो जो हुँ। पार्टनरशिप एक लगी उसको भी फौरन उन्होंने जैसे ही ब्रेक थ्रू मिला एकदम वो उस पर फिर प्रेशर डाला और हावी हो गए। जैसे आपने कहा, वो रन रेट उस तरह से एलिवेट और एक्सेलरेट कर ही नहीं पाए जहां बिल्कुल, जो 30 आप 33 एक्सपेक्ट ओवर करते में, हैं। 33 ओवर्स अराउंड दे वर अबाउट उसके लास्ट 17 ओवर्स में 100 से भी कम रन बने हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि कितना थोड़ी-सी अप्रोच भी चेंज हुई इनकी। और थोड़ा जो जो कहते हैं ना, सम टाइम अगर पाकिस्तानी प्लेयर इस तरह के खेलता 100 करता तो आज वही होता कि अपने लिए खेला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर टीम के लिए फिर एक ही तरह के तज्ज़िया करना चाहिए। लेकिन आई थिंक उनसे मिसरीड हुआ है। सम टाइम बैट्समैन कहता है मैं बाद में कवर कर लूँगा, लेकिन इंडिया जैसी टीम जिनके पास जिनकी फुल बॉलिंग लाइनअप खेल रही हो, बुमराह जैसे, शामी जैसे बॉलर हो एंड पे, तो आप बहुत लेट नहीं छोड़ सकते। आपने 4-5 ओवर जो, स्पेशली जब उनका 100 होने वाला था, 4-5 ओवर पड़े थे जो 5th फील्डर सर्कल में रहता है, उसको बिल्कुल। आपने यूटिलाइज़ नहीं किया। और फिर जब 40 ओवर पास कर गए तो आपको एक एक्स्ट्रा फील्डर भी बाउंड्री पे मिल जाता है। और ऐसे बॉलर्स जो स्पेशली उन्होंने अपने जो प्लान्स थे उसको एग्ज़ीक्यूट किया, और जो आने वाले बैट्समैन थे वो आते ही उनसे हिट नहीं लगी, और ये उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि सम टाइम आप नहीं आके हिट लगती। और वही हुआ कि वो 25-30 रन आपके शॉर्ट रह गए, और इन द एंड आपको वो डिफरेंस नज़र आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स वो फिर जिस तरह से रोहित ने एज एज इज हिज स्टाइल, उसने वो एक रैपिड स्टार्ट दिया, वो आई थिंक दैट हुँ। जस्ट सेट द टोन फॉर देयर इनिंग्स। बिल्कुल, जिस तरह वो जा रहे थे, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाते तो हो सकता है वो मैच बिल्कुल वन साइडेड कर देते। लेकिन न्यूज़ीलैंड भी स्ट्रॉन्ग टीम है, न्यूज़ीलैंड भी फील्डिंग में अपना 100% देती है, उनको जब स्निप मिलता है वो
कम बैक करते हैं, 3 विकेट तक तो बड़े आराम से, केएल राहुल की विकेट तक बड़े आराम से इंडिया से लग रहा था जीत जाएगा, लेकिन उन्होंने एक टाइम पे हिलाया। जब उन्होंने एक रन आउट मिल गया, उस केएल राहुल के आउट होते ही फिर सूर्य कुमार यादव का रन आउट सूर्य जब मिला उनको, तो वो ऐसे लग रहा था कि एक विकेट की अब बात है, पीछे सारी टेल है। तो आई थिंक यहाँ पे फिर बात करें किंग कोहली की, कि जिस तरीके से एग्जैक्टली उन्होंने अपना कामली, कलेक्टिवली, बाउंड्रीज हेयर एंड देयर उन्होंने हासिल की, लेकिन जिस तरह कंपोज रहे, और उनको जैसी चेज उनके सामने आ जाता है, ऐसे लगता है उनके माइंड में कैलकुलेटर शुरू हो जाता है, और वो बड़े आराम से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 95 ऑफ 104 बॉल्स, यस। आजकल कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा स्लोअर साइड पे, बट 91 का स्ट्राइक रेट ऑन फॉर अ बैट्समैन हु एंकर्स द इनिंग, or a batsman who takes all the pressure. I think it was an amazing knock under a little bit of pressure. इंडिया का एक टाइम पे लग रहा था कि अगर कोहली आउट होते हैं तो उनके लिए बड़ी मसाइल होते हैं। 80 ऑड रन चाहिए थे अभी। इनकी पार्टनरशिप थी जडेजा के साथ, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, अदरवाइज कुड हैव गॉन ईदर वे। लेकिन ये है कि कोहली को हम क्या कितनी तारीफ करें, और अब 100 मिस हो गया, आज रिकॉर्ड बराबर हो जाता है सचिन तेंदुलकर का। और मतलब कि हमेशा जब भी चेस की बारी आती है तो कोहली डिसअपॉइंट नहीं करते इंडिया को। बिल्कुल, वो एक एक्स्ट्रा गेयर लग जाता है उनका। लेकिन हाँ जी, जहाँ कोहली की और इनके अप्रोच की तारीफ कर रहे हैं सर, आई थिंक जो आपने पहले भी थोड़ा टच अपॉन किया, जो ये फाइटिंग एबिलिटी एंड स्पिरिट है न्यूजीलैंड की टीम की, यू हम्म। कैन नेवर काउंट देम आउट ऑफ अ मैच। जैसे ही उन्हें कोई हाफ चांस भी मिलता है, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक वो फौरन इस मैच पे फिर से वो जकड़ लेंगे उसको। देखिए वो फील्डिंग लीड करती है, उनकी फील्डिंग ऐसी होती है कि आपको जरा जरा सा प्रेशर पड़ता है, वो ऐसे हंट करते हैं इन द फील्ड टुगेदर, पॉइंट कवर, स्क्वायर लेग मिड विकेट, ऐसे लग रहा था बॉल निकलना ही नहीं है। तो आई थिंक कोई भी जरा सी पैनिक करने वाली टीम हो, अगर कोहली के अलावा इवन कोई और प्लेयर होता वहां पे इंडिया का इवन, तो आई थिंक वहां पे मसाइल हो सकते थे उनको। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से टच करूंगा इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, लाइक श्रेयस अय्यर और इवन शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन 2-3 मैच हो गए ये 30s 40s करके आउट हो रहे हैं। तो आई थिंक अंडर नॉकआउट गेम में अब तो इन्होंने जाना है मोस्ट प्रोबब्ली। तो नॉकआउट गेम में अगर आप इसी तरह इसी अप्रोच से रहेंगे, तो अब कोहली भी किसी टाइम फेल हो सकता है, रोहित शर्मा भी फेल हो सकता है, तो इनको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि 30-40 पे अगर आप कंसिस्टेंटली आउट होते रहेंगे तो टीम को प्रेशर में लाते रहेंगे, और आज भी इसी तरह ही हुआ। सेट होके अच्छी पोजीशन में आके शॉट्स भी लग रहे हैं, लेकिन वन शॉट टू मैनी, आई थिंक जो है ना कि ठीक है, आप सब शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा लेके चलें तो आई थिंक इनके लिए बेहतर होगा। और स्पीकिंग ऑफ प्रेशर एंड प्रेशर गेम्स, अगर ऑब्वियसली एक वो प्रॉपर प्रीव्यू भी अब कर लेंगे, बट अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो हमारा टेस्ट आने लगा है पाकिस्तान टीम का, जी। that's going to be a very critical match. I think मोमेंटम भी, जो आपकी पहली दो जीतों के बाद दो लगातार हार हुई हैं, हम्म। कुछ ऑब्वियसली खैर हमारे जो पंडित्स हैं वो फॉरन क्वेश्चन करने लग जाते हैं एवरीथिंग, कि कप्तान नहीं सही, बैटर नहीं सही, बॉलर नहीं सही, टैक्टिक नहीं सही, मैनेजमेंट नहीं सही, बोर्ड नहीं सही, एवरीथिंग, वो हर चीज गलत हो जाती है। और अफगानिस्तान ऑलवेज बिन वन ऑफ दोस टीम्स जो it always asks the right questions against Pakistan. So pressure game tomorrow. नहीं, प्रेशर गेम तो नहीं, वर्ल्ड कप की तो हर गेम इम्पोर्टेंट, और प्रेशर तो कोई भी गेम हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, लेकिन आई थिंक कि वो अफगानिस्तान बड़े अरसे से पाकिस्तान के करीब आ रहा है, जीतने की पोजीशन में आगे जीत नहीं पाता। उसमें 2-3 दफा तो ऑलमोस्ट मैच हमारे हाथ से निकल चुका था, लेकिन जो उनका थ्रेट है इन कंडीशन में, चेन्नई की कंडीशन में, वो रहेगा। लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग साइड है, मतलब कि आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आपके पास मैच विनर्स हैं, उनको डोमिनेट करना चाहिए कल। उनको जहां उनके हाथ में चीज आए, चाहे फास्ट बॉलर हैं हमारे, चाहे बैटर्स हैं, चाहे स्पिनर्स हैं, वो हल किसी टाइम पे छोड़े ना। अगर उनको आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो फिर वो आपको हावी होने की कोशिश करेंगे, और उसमें मसाइल हो सकते हैं क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं वहां पे। तो आई थिंक चाहे एक सवाल, बैटिंग आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पार्टनरशिप लगी हो तो गिव अप कहीं पे भी ना गिव अप करें, ना ही कहीं पे अगर आपकी पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है तो ईज़ी लें। क्योंकि जहाँ पे आपकी विकेट गिरेगी वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। नए आने वाले बैट्समैन के लिए चेन्नई की पिच अच्छी नहीं होगी, चाहे वो आप बैटिंग पहले कर रहे हैं या चेज़ कर रहे हैं।
इसी तरह ही अगर आप तो दो पहले बॉलिंग सवाल आगे चलती अजहर जो आए हैं हमें फैंस से, एक ये ऑब्वियसली इस पे काफी गुफ्तगू कर चुके हैं लोग, जो बाबर रिसेंटली थोड़ा रिस्ट स्पिनर्स पे लेगीज के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, डिसमिसल्स हो रहे हैं, एंड एनी प्रिडिक्टेड चेंजेस? प्रिडिक्टेड चेंजेस तो अब मैं तो कोई भी चेंज ना करूं टीम के अंदर अनलेस के आप कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर लाना चाहते हो टीम में, लेकिन आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि जो आपके स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं वो परफॉर्म करें, जिनके हाथ में चीज़ आ जाए, ऐसी कंडीशन जहाँ पे स्पिन होता है, स्लो ट्रैक होता है थोड़ा सा, वहाँ जिस जिस बैट्समैन यूज टू हो जाए वो फिर लंबे रन करे, क्योंकि हर प्लेयर आके सेट नहीं होगा इस तरह की पिच में, हर प्लेयर उतना फ्लुएंटली नहीं खेलेगा। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, और बॉलर्स को ये कि प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, अच्छे ओवर्स कराएं, प्रेशर बिल्ड करें उनके ऊपर, नॉट ओनली एज ए स्पिनर बल्कि फास्ट बॉलर्स भी। राइट, और द राशिद खान चैलेंज फॉर बाबर। राशिद, आई थिंक जो स्पिनर्स का चैलेंज हमें, या बाबर की बात भी आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इससे पहले सवाल में आपने कहा बाबर को स्ट्रगल होती है। आई थिंक कि पिक करने में स्ट्रगल होती है, जिसकी वजह से राशिद खान के अगेंस्ट भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ये है कि इनको बाबर को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि लेग स्पिनर स्पेशली गूगली, रॉन्ग वन, ये चीज़ें इनको पिक करनी चाहिए। बाकी इफ्तिखार का भी ये बहुत बड़ा मसला है कि उनको स्पिनर रीड नहीं होता। अगर तो कन्वेंशनल स्पिनर है नो प्रॉब्लम, अगर उनके पास थोड़ी सी भी मिस्ट्री है तो इफ्तिखार को मसाइल होते हैं। तो आई थिंक के वही मैं बात फिर करूँगा कि जिसके हाथ आ जाए बात, जो जो सेट हो जाए वो फिर दूसरे पे ना छोड़े कि इफ्तिखार कर लेगा, ये कर लेगा, क्योंकि किसी भी टाइम 2-3 विकेटें ऐसी कंडीशंस में गिर सकती हैं। देयर यू हैव इट जी, ये थी अजहर की नजर। इस वक्त पॉइंट्स टेबल अजहर आपके सामने। जी बिल्कुल, पॉइंट्स टेबल तकरीबन ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, सिर्फ इंडिया ऊपर ऑन टॉप गया है, क्योंकि वो आज न्यूजीलैंड जो टॉप ऑफ द टेबल थी उनको हराया, और पहली गेम जो भी आज हारता उसने पहली गेम हारनी थी। तो नथिंग रियली चेंज मच, अब टॉप 4 टीमें वही रही अभी फ़िलहाल हैं। इंडिया बस टॉप पे चली गई है, बाकी जो नीचे हालात हैं 2-2 वाले, वो उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के ऑलरेडी 4 पॉइंट है, 3 मैच भी जीतेंगे 10 पे आएँगे, और 10 वाला भी जो मुझे हालात लग रहे हैं, 10 पॉइंट वाला भी सेमीफाइनल क्वालीफाई कर सकता है। रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लुक्स लाइक इट। सो देयर यू हैव इट जी, अजहर की नजर। एंड अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट कि अपने सवालात भेजते रहें, लेकिन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। अजहर बहुत केयरफुली देख रहे होते हैं, कोई सवाल आए, कोई कमेंट्स आए, हमारी कोशिश यही होती है इनसे आपके जवाब देते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें। इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी विद अजहर की नजर।